तो जश्न शुरू हो चुका है और देखिए बड़ी बात यह है कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और तीनों जगहों पर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ में जरूर करीबी मुकाबला लग रहा था, लेकिन अभी रुझानों में बीजेपी 47 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 41 सीटों पर। तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये तीनों हिंदी भाषी क्षेत्र हैं प्रदीप जी, ये बात गौर करने वाली है जहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? नहीं, 18 में लग रहा था कि ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, कांग्रेस की वापसी हो रही है नॉर्थ में, लेकिन 2023 ने कहा कि वो एबरेशन था, वो अपवाद था, नियम नहीं था। और उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनमें हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये एक बात इस्टेब्लिश हो गई कि नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में दो कम से कम, और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ बीजेपी को हराना बहुत कठिन होता है। भगवान राम वाला कार्ड भी चला है क्या? वो तो चला होगा, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि फिनेंशियल इंक्लूजन, अगर आप रणनीति की बात करें तो जिस तरह से मोदी जी ने हमेशा कहा कि मेरे लिए एक ही जाति है गरीब, और गरीबी को हटाना मेरा सबसे बड़ा ध्येय है, तो वो जो वहाँ पे हिट किया है, जहाँ पर लोगों को एक फिनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा। उसके अलावा विमेन वोटर्स और यूथ फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे 18 प्लस के, उस पे भी ध्यान दिया। अच्छा, ये जातियों में बांटने वाली बात जो बीजेपी बार बार कह रही थी, जातीय जनगणना के बहाने कांग्रेस जातियों में बांटना चाह रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा रहा है मसला जिससे कांग्रेस को धक्का लगा, इसको खारिज कर दिया जनता ने? देखिए, ये जो मुद्दा था उनका जातीय जनगणना वाला मुद्दा, वो इन चुनावों पर ये लग रहा है कि ये चला नहीं उनका कार्ड। लेकिन जो ये दो धर्म वाला कार्ड था, आपने अभी गीत भी सुना कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे और राजस्थान में भगवा लहराएंगे। तो ये जो एक हिंदुत्व वाला कार्ड है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं प्लस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज से खास उन्होंने बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रजेश से, सुनिए। सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी अपन बैठ के हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिलाओं की भी जीत है, आपने सब महिलाओं ने सारे काटे निकाले, लाली बना ली। मूलतः प्रधानमंत्री जी सबके मन में है और बाकी योजनाओं का भी जिसमें लाडली बहना है उसका असर है। बाद में विस्तार। तो मूलतः प्रधानमंत्री जी का योगदान, यही कहते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी, क्या मुख्यमंत्री यही बन पाएंगे? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी मैं व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा नहीं जाता। 2012 से मैं एक बात कह रहा हूँ, 2012 से 12, 14, 17, 19, 22, 23 और अभी 24 का होगा। इतनी परीक्षाएं मोदी के नेतृत्व में ये पार्टी दे रही है। मैं एक बात कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की समग्रता में हमें देखना चाहिए। एक बात, जिस पार्टी की नीतियाँ बहुत स्पष्ट हैं और जो पार्टी का नैरेटिव निगेटिव नहीं है। दिक्कत क्या है, इंडिया अलायंस कही है, जो भी अभी एक सवाल आप पूछ रहे थे, 3 फैक्टर हैं: भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस, जातीय जनगणना। ये तीनों फैक्टर का टेस्ट था। ये तीनों फैक्टर नहीं चले, मतलब क्या ये तीनों कार्ड नहीं चला? ये मान लिया जाए इन तीनों कार्ड को कार्ड की हांडी नहीं चढ़ेगी, कह रहे हैं रामकृपाल जी बार बार। ये तीनों कार्ड चलते तो क्या ये रिजल्ट सामने आता? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने ये स्लोगन को साबित किया और तीनों बड़े छत्रपों के चेहरे को साइड करके अपने दम पे, अपनी योजनाओं के दम पे इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नीचे से शीर्ष पे पहुंचाया। 2024 के लिए भी यही संकेत है कि मोदी है तो मुमकिन है। वो तो है ही, प्लस प्राइम मिनिस्टर के हर कैंपेन में एक जो नयापन था वो ये था, राष्ट्रीय अस्मिता की जो बात थी। और उन्होंने सिर्फ अपने आप को भारत का नेता नहीं प्रोजेक्ट किया, उन्होंने G20 को एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया, चंद्रयान की सक्सेस को इलेक्शन का मुद्दा बनाया। हो सकता है कि ये राष्ट्रीय अस्मिता भी लोगों को यूनाइट कर गई हो हिंदी हार्टलैंड में। हिंदुत्व लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक आते आते धर्म के इर्द गिर्द चीजें सिमटती हुई दिख रही थी, ये भी एक सच्चाई है। धर्म कुछ हिस्सों में काम आया, खासतौर से राजस्थान में अगर आप देखें तो उसमें पोलराइज करने की कोशिश, हाँ, कन्हैया लाल को कोशिश की, लेकिन ये पूरा इलेक्शन छत्रपों को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। और ये 2024 में देखें तो 2019 का जो ट्रेंड है उत्तर भारत का, उससे कम नहीं होने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये उन्होंने अपना प्री बोर्ड एग्जाम जो है ना, वो पास किया है बहुत अच्छे अंक के साथ।
मैं इसमें संशोधन ये करना चाहूँगा। देखिए, पहले ये हो रहा था कि मुख्यमंत्रियों को या क्षेत्रीय छत्रपों को, चाहे वो वसुंधरा राजे हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, इनको ऐसा लग रहा था कि इनको किनारे करके काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ पर स्थितियों को देखते हुए इन दोनों नेताओं को बोर्ड में रखा गया और बाकी छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीय नेता थे उनको भी आगे, जैसे अरुण साव थे उनको रखा गया और उस वजह से सफलता और ज़्यादा अच्छी मिली। सफलता और ज्यादा अच्छी मिली। दिव्यांग मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दर्शकों को पहले मैं बता दूं 3 घंटे हो चुके हैं, 11 बज चुके, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी और 3 घंटों का अगर हासिल देखा जाए तो 4 में से 3 राज्य बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक तेलंगाना एक राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। यानी जो बार बार बात कही जा रही थी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले ये सेमीफाइनल मुकाबला था, तो क्या ये सेमीफाइनल मुकाबला 3-1 से बीजेपी ने जीत लिया है? और अगर ऐसा है तो इसके आने वाले दिनों में क्या मायने मतलब है? क्या लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत अभी से हो चुकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। आपको बता दें, राजस्थान के रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, मध्य प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं 138 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 47 सीटों पर आगे, कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को 65 सीटें मिल रही हैं और इस लिहाज से तेलंगाना में जादूगर ही छूमंतर, क्योंकि माई बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। तो जादूगर छूमंतर जो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को लेकर कहा था। दिव्यांग एक बात मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताइए, योजनाओं की जब बात होती है तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उनकी योजनाएं तो चली, तो अशोक गहलोत भी तो बार बार योजनाओं की बात कर रहे थे, उनकी योजनाओं को क्यों खारिज कर दिया गया? देखिए, अशोक गहलोत का मुझे लगता है कि ना हम लोग को ये एनालिसिस बाद में करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रेशर बहुत है, जो रुझानों का जो प्रेशर है वो बहुत है। और आप देखिए कि अभी भी छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग का अगर हम आंकड़ा देखें तो 43-37 है, यानी 5 सीटों से अभी भी कांग्रेस पिछड़ रही है। जो बीजेपी है राजस्थान में 102 है, चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जो जब 102 आप पहुंच जाते हैं, यानी जब आप लीड में रहते हैं और अच्छी लीड में रहते हैं, ये आंकड़ा लगातार और बढ़ेगा। मेरे साथ इस वक्त मैं आता हूं राजेश जी, सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सुप्रिया जी, तेलंगाना के लिए आपको बधाई, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका, वहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाकी 3 राज्यों में क्या हुआ? आप सबको मेरा नमस्कार। जी हाँ, तेलंगाना के लिए बधाई मैं स्वीकार करती हूँ और सहर्ष स्वीकार करती हूँ। एक रीजनल पार्टी को हराना बड़ी बात है और ये इंडियन डेमोक्रेसी में कम देखा गया है कि एक रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी हराए, तो मेरे लिए तेलंगाना का रिजल्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे अपने जो एनालिसिस है उसमें छत्तीसगढ़ के नंबर में हम कहीं आगे हैं। अभी जो डेटा आ रहा है मेरे ख्याल से 4 राउंड्स के बाद का आप लोग के पास है या 5 का है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो रीजनल डेटा भी आ रहा है उसमें हम छत्तीसगढ़ में काफी आगे हैं। 12 बजे तक मुझे लगता है राजस्थान में भी हमारी जरूर इन नंबर से कुछ बढ़त होगी। मध्य प्रदेश बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, इसमें मैं कोई संशय नहीं है। चुनाव बहुत अलग लग रहा था, लोग बहुत त्रस्त लग रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव उस डायरेक्शन में नहीं गया जहां हम सोच रहे थे। मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहती हूं। राजस्थान में हम ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर लेट 70s और अर्ली 80s में होना मेरे लिए प्रोत्साहन की बात है, क्योंकि पहली बार दशकों में ऐसा हो रहा है कि जब हम दोबारा से जनमत मांगने जा रहे हैं सरकार में रहते हुए, तो नंबर्स इतने हाई है और वो हमारी योजनाओं का ही असर है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है, इतने नंबर्स हमारे कभी भी सेकेंड चांस में नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ जैसा कि मैंने कहा, अंततोगत्वा हम जीतेंगे और वो प्रो इनकम्बेंसी होगा, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो आपसे थोड़े से जुदा है जो आप लोग दिखा रहे हैं। बट हाँ, मध्य प्रदेश डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इन्हीं नंबर्स को अगर एक्सट्रैपोलेट कर दे हम और कहें कि ये 2024 का खाका है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी राजनीतिक नासमझी होगी। इंतजार करते हैं और देखते हैं। नहीं, ये बात देखिए क्यों कही जा रही है सुप्रिया जी, और ये भी इंतजार करते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत खुला है। ठीक है, नहीं चुनाव खुला है, बिल्कुल सही बात है। जनता के मन में क्या है कोई अभी नहीं कह सकता है, लेकिन इन तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव हुए, बीजेपी के चेहरे के तौर पर मोदी जी ही नजर आए। लोकसभा चुनाव में भी चेहरा वही होंगे, तो अगर मोदी के नाम पर लोगों ने वोट डाला है, बीजेपी 3-1 से ये मुकाबला फिलहाल आपसे जीती हुई नजर आ रही है, तो इसके मायने मतलब तो है 2024 के लिए। नहीं, बीजेपी ने 2 चीजें करी हैं। बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह अपना चीफ मिनिस्टर नहीं घोषित किया था,
और एक स्थिति थी कि कोई भी इनमें से बन सकता है, बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ लोग बनाए थे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में रोचक होगा देखना कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी को बनाती है या उनको दिल्ली लेके आती है और उनका यहाँ पे पारी समाप्त की जाती है। मुझे लगता है कि मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि वो पसोपेश बीजेपी में है। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ज्यादा मार्जिन से बन रहे हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में थोड़ी सी संशय की स्थिति इस बात में रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, उनकी पारी को खत्म करता है, क्योंकि वो एक प्रबल कंटेंडर है अब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। एक ये बात है। राजस्थान में भी उन्होंने कोई किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो मैं नहीं मानती हूं अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ में तो ईडी भी भेजी गई, छत्तीसगढ़ में मोदी जी खुद रहे, छत्तीसगढ़ में तो लोगों को उन्होंने जल्लाद बनने की भी नसीहत दी थी। तेलंगाना में उनकी बी पार्टी थी, तेलंगाना में वो खुद थे। मिजोरम वो प्रचार करने नहीं जा पाए, उनके घटक दल ने कहा। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, आपकी बात का अर्थ मैं निकालूं कि मोदी कार्ड नहीं चला। शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी, पहले तो आपको बधाई। अभी तक के रुझानों के मुताबिक 3 राज्यों में आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेश जी मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं दे रही हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी से ये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो इस जीत का क्रेडिट मोदी जी को दें। आखिरकार उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मत पड़िए आप चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैनेजमेंट, तमाम तरह की बातें उठी थी कि मिनिस्टर्स को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और न जाने क्या क्या। अब से 3 महीने पहले के ओपिनियन पोल्स देखे तो उसमें साफ साफ आता था नजर, और लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मध्य प्रदेश में। एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राजनीतिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, चेहरा किसे कहते हैं, मुझे लगता है देश देख ले। 2024 का एक छोटा सा ये ट्रेलर है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये देश जानता है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तमाम सारी चीजें करने के बाद, तमाम मेहनत के बाद अगर ये हाल है तो आने वाले समय में 24 में क्या होगा ये देश देखेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि 18 साल की सरकार के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें और जिस तरह की नीतियां रही और जितनी भी हमारी पॉलिसीज रही वो बेहद शानदार रही, सक्सेसफुल रही। टू द कॉन्ट्ररी, जितना कांग्रेस ने जो भी चीजें कही, जो भी माहौल रहा, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी ग्राउंड पे दिखा। लेकिन हाँ, फिर भी तेलंगाना में जिस तरह का सर्ज उनका रहा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो बेहतर था। चलिए, रोमाना भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। रोमाना, बिल्कुल, मुझे लगता है सुप्रिया श्रीनेश का जरा रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया जी, अगर राजस्थान की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो दोनों जगह कांग्रेस की सरकार, और अभी नंबर ये बता रहा है कि दोनों जगह से कांग्रेस की विदाई हो रही है। आज के दौर में माना जाता है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में कोई फैक्टर है नहीं, लेकिन क्या जहां कांग्रेस की सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी आज भी फैक्टर, और जहां बीजेपी की सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश आप देख लीजिए वो बीजेपी वापसी कर रही है, शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आ रहे हैं, आप इसे किस तरीके से रीड कर रही हैं? मैं आपको बताती हूं, मैंने जैसा कि कहा कि राजस्थान में इन नंबर्स के बावजूद मुझे लगता है हम इससे थोड़ा बेहतर करेंगे, और राजस्थान में मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि ये काफी दशकों में हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा है एज इनकम्बेंट। तो ये प्रो इनकम्बेंसी भले ना हो फॉर अ गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारी योजनाओं को सराहने का काम जरूर हुआ है। हमारे 20 या 30 पर नंबर चले जाते थे, वो हमारे लेट 70s और अर्ली 80s में है। ये बड़ी बात है, ये योजनाओं का ही इफेक्ट है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने कहा, मेरे नंबर बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, तो उसको मैं प्रो इनकम्बेंसी मानकर ही चलूंगी। तेलंगाना में एक रीजनल पार्टी को हराकर जीतना भारतीय राजनीति में बड़ी बात है, ऐसा कम हुआ है और तेलंगाना में यह हो रहा है। इस बात को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ, उस जनादेश को, और मैं खुश हूँ कि तेलंगाना ने एक बड़ा परिवर्तन। सुप्रिया जी, मेरे साथ अभय दुबे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आपसे एक सवाल लेना चाह रहे हैं। अभय जी, नमस्ते सुप्रिया जी, मैं अभय बोल रहा हूँ और मेरी जिज्ञासा केवल मध्य प्रदेश के बारे में है। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में और राजस्थान के बारे में जो कहा है और तेलंगाना के बारे में जो कहा है, मोटे तौर पर मैं आपसे सहमत हूँ। मैं मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में शुरू में ये छवि बन रही थी कि वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, मेरे ऊपर भी उसकी ये छवि थी, परिवर्तन चाहती है। लेकिन धीरे धीरे देखा ये गया कि वहाँ कांग्रेस ने अपनी प्रचार मुहिम में प्रचार नामक चीज़ को तकरीबन अंतर्ध्यान कर दिया, तकरीबन लुप्त कर दिया। जितना भारतीय जनता पार्टी का सुव्यवस्थित प्रचार था और विस्तृत प्रचार था, कांग्रेस का प्रचार उतना वहाँ पर दिखा नहीं। और कांग्रेस ने जो उसकी सरकार गिराई गई थी बीच में, उस मुद्दे को भी उस तरीके से तीखेपन से नहीं उठाया।
जिससे वो जनता के सामने ये कह सकती कि भाई हमारी सरकार चुराई गई, पिछड़ गई मतलब। तो वहां पर कांग्रेस रणनीति के प्रश्न पर 18 साल पुरानी सरकार जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, थकान दिखाई पड़ रही थी, वहां पे इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस हार रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, नहीं आपका सवाल सर आंखों पर, और मुझे भी हतप्रभ हूं मैं कि हम कैसे इस तरह का जनादेश आया, क्योंकि ऑन ग्राउंड फीडबैक कुछ और लग रहा था। जितने लोग वहां पर गए उनको लग रहा था तो सिर्फ हम ही ने गलत नहीं पढ़ा था। मुझे लगता है कि शायद शिवराज जी ने जो स्कीम्स लॉन्च करी उनका ज्यादा इफेक्ट हुआ, और जब कोई जनादेश आपके पक्ष में नहीं आता है तो उसके बहुत सारे फिर कारण ढूंढे जाने लगते हैं, उसमें प्रचार पर ठीकरा फोड़ा जाता है, या हमने अपनी हार को जनता को इतने तल्लीनता से नहीं बताया वो कहा जाने लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश इंडीड डिसअपॉइंटिंग है, और इसलिए भी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वहां पर ऐसा प्रतीत होता था कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन नहीं हुआ, और बड़े मार्जिन से नहीं हुआ। इसका मैं जनादेश का मैं स्वागत करती हूं, मतलब अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन एक बात ये सच है कि ऑन ग्राउंड जो फीडबैक था वो जो हो रहा उससे बहुत अलग था। सिर आंखों पर लेना चाहिए। शिवम त्यागी जी, सवाल मेरा आपसे यह है, चलिए इतनी अच्छी जीत मिल गई, लेकिन अब हर राज्य में आपके लिए एक बड़ी चिंता की बात यह हो सकती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मध्य प्रदेश को लेकर कुछ स्थिति साफ है क्या? शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हो, जब आपके पास इतने नेता हो, चुनाव जीत कर आते हो, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब किसी को नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सिर्फ ये एम करना है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स रहे हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए कौन सबसे बेहतर हो सकते हैं, संगठनात्मक हिसाब से कौन सबसे बेहतर हो सकते हैं, सरकार के हिसाब से कौन सबसे बेहतर हो सकते हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब को देखते हुए चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। जहाँ तक बात इसके अलावा अगर मैं टोटल करने की कोशिश करूँ और देखूँ कि सम अप किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए जब हम इस कैंपेन को स्टार्ट कर रहे थे, सुप्रिया जी ने कहा कि ऑन ग्राउंड फीडबैक बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है कि ऑन ग्राउंड आप कहीं थे ही नहीं, सारी जो चीजें थी, सारा जो कैंपेन था वो हवा ही था। एक और बात उन्होंने कही कि हमारे लिए बहुत खुशी का विषय ये है कि राजस्थान में वी आर डूइंग प्रीटी वेल। मैं मानता हूं 2018 में जो आंकड़े थे सीटों में जरूर हम 73 थे और वो 100 थे, लेकिन अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंट था वो 38.77% था और कांग्रेस का जो था वो 39.0% था। मैं मानता हूं हम उससे भी बेहतर करने वाले हैं इस बार। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, राज्य में अगर सरकारों को हराने की बात करें और क्षेत्रीय पार्टियों को हराने की बात करें तो ये भी अक्सर इस देश में बहुत राज्यों में हुआ है, लेकिन यहां सबसे बड़ा जो के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। मध्य प्रदेश के प्रभारी अश्विनी वैष्णव जी को आपने सुना। रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरे दिन है और मैंने लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत से सरकार का रुझान दिख रहा है। अभी भी मैं रुझान ही बोलूँगा क्योंकि 4-5 राउंड के चुनाव होने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। सरकार बनने के रास्ते पे हम चल रहे हैं और स्पष्ट रुझान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी आगे है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से
मोदी जी के काम से 9-9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट बता दें सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि ज़बरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसी थी, कौन किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया, मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरे हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युगों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो उस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी सर, एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी लेकिन गाँव में क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई हैं? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन दिया। 9 मंत्री पीछे हैं, अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम। तो रमन सिंह को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री इस बार भी बन पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उनका ये कहना था कि पार्टी इस बारे में फैसला करेगी। तो छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी के रुझानों के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और तेलंगाना कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। मैं आपको जरा काउंटिंग सेंटर लिए चलता हूं मेरी सहयोगी रोमाना के पास। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो तस्वीर अब उभर रही है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटें और बीजेपी आप देख रहे हैं 136 विधानसभा सीटों पर रुझान में बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस 93। और ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा आपके सामने है। मैं शुरुआत बघेलखंड रीजन से कर रही हूं, अलग अलग रीजन की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और देखिए बघेलखंड रीजन बीजेपी 38, कांग्रेस 18, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही। कमोबेश बघेलखंड की अगर बात की जाए तो ये तस्वीर वैसी ही है जैसी 2018 में थी। 2018 में भी इस बघेलखंड रीजन में बीजेपी को करीब 36 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में इसी तरीके से 18 सीटें के आसपास आई थी। तो कमोबेश बघेलखंड उसी तरीके से मजबूती से बीजेपी के साथ इस बार भी जा रहा है जैसे हर बार जाता है। बघेलखंड
बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। अब आप आ गए ये दूसरे रीजन में, ये ग्वालियर चंबल वाला इलाका, जिसे पिछले दिनों आपने जोर शोर से जब पॉलिटिकल चर्चाएं सुनी थी तो फिर सिंधिया के इलाके के तौर पर जाना था, और बड़ा सवाल यह था कि ये रीजन सिंधिया का गढ़ या फिर कांग्रेस का किला साबित होगा। और ऐसे में देखिए किस तरीके से 2018 के मुकाबले चंबल की 34 सीटों में जबरदस्त अंदाज में बीजेपी सेंधमारी करते हुए कांग्रेस के किले में कि कांग्रेस 16 पर ही रह गई और बीजेपी का आंकड़ा यहां बढ़ गया। अब आप अगला रीजन जो देख रहे हैं वो महाकौशल रीजन है, और महाकौशल रीजन कौन सा? छिंदवाड़ा, जहां आता है कमलनाथ का जो इलाका है वही ये रीजन है। और देखिए किस तरीके से ये महाकौशल रीजन 42 सीटें, अमूमन इस रीजन में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिलती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ज्यादा बेहतर बीजेपी के मुकाबले नहीं कर पा रही इस रीजन में, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से वो जो दिग्गजों वाला दाव चला गया उसका फायदा यहां पर साफ तौर पर बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि चाहे नरसिंहपुर, होशंगाबाद वाला इलाका हो या फिर जबलपुर, राकेश सिंह को जहां से उतारा गया है, ये वो तमाम इलाके हैं जहां बीजेपी बढ़िया तरीके से सीटें हासिल करती हुई, और बीजेपी का आंकड़ा महाकौशल में 42 में से 20 और कांग्रेस सिर्फ महाकौशल में 22 सीट ही हासिल कर रही है, जबकि ये कांग्रेस का गढ़ महाकौशल माना जाता है। अब मैं अगले रीजन पर आ गई हूं, ये निमाड़ रीजन है जिसका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 28 सीटें आती हैं, ज्यादातर आदिवासी बहुल ये पूरा इलाका माना जाता है, और इसमें देखिए किस तरीके से बीजेपी 19 और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, मतलब जो आदिवासी बहुल इलाका, उस आदिवासी बहुल इलाके में जिसको पारंपरिक तौर पर माना जाता था कि साहब वो कांग्रेस के साथ चला जाता है, बीजेपी देखिए कैसे सेंधमारी करते हुए, बढ़त बनाते हुए आदिवासी बहुल इलाके में मध्य प्रदेश के साफ तौर पर अपर हैंड बीजेपी का। और ये मालवा आ गया। मालवा हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, वो इंदौर, उज्जैन वाली तमाम जो सीटें हैं वो सब इसी मालवा में आती हैं। कैलाश विजयवर्गीय इसी मालवा से ही उम्मीदवार इंदौर 1 सीट से थे, तो मालवा 45 सीटें हैं और बीजेपी को 24 मिल रही है। कांग्रेस यहां पर बराबरी की टक्कर बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है उसमें बीजेपी 137 और कांग्रेस 92। और ये भोपाल रीजन, मतलब ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिनका चेहरा तो पार्टी ने आगे नहीं किया, लेकिन भोपाल रीजन में शिवराज सिंह चौहान का जादू साफ तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 25 सीटें भोपाल रीजन की, जिसमें बीजेपी 19, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट रही है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर जो उभरी है, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? अभय जी जल्दी से। देखिए, मेरी मान्यता यह है कि ये चुनाव, मध्य प्रदेश का ये चुनाव शिवराज सिंह जी का चुनाव है। उन्होंने जिस तरीके से पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय राजनेता वही थे, प्रचार भी उन्हीं के इर्द गिर्द हो रहा था, चेहरा भी उन्हीं का था, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से चेहरा घोषित किया हो न किया हो, उन्हीं के। और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो भी इतने ज्यादा सक्रिय नहीं थे जितने शिवराज सिंह जी सक्रिय थे। तो मैं मानता हूं ये जीत शिवराज सिंह चौहान की जीत है। तो मतलब मध्य प्रदेश का चुनाव जो है, भले ही बीजेपी ने चेहरा आगे ना है, या बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप का आप इसमें कितना मानते हैं? नहीं, डॉक्टर रमन की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है, अमित शाह और नड्डा जी के मेहनत की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसकी वजह से आज ये रुझान हम देख रहे हैं। रमन सिंह चौथी बार छत्तीसगढ़ को लीड करेंगे? नहीं, आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय विधायक दल की बैठक में होगा, और जिसको भी विधायक दल तय करेगा, दल का नेता बनाएगा और केंद्रीय नेतृत्व का से बात करके उसको आगे बढ़ाएगा। जनता क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है छत्तीसगढ़ की अगर सरकार? जो हमने घोषणा पत्र किया है, उस घोषणा पत्र को वादा को निभाएंगे। रमन जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट छत्तीसगढ़ में है, पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है रुझानों में आगे है, और रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हमारे। तो बीजेपी के जो क्षेत्रीय क्षत्रप है वो ये कह पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है कि अब जीत मिल गई है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। रमन सिंह को आपने सुना, कुछ यही हाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का भी है। शिवराज सिंह चौहान के जो गांव के लोग हैं, उस इलाके के लोग, वो किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, जरा वो भी देखिए। खुशी सीएम हाउस में दिख रही है। ये सीएम हाउस है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निवास, जहां पर सुबह से ही उनके इलाके के कार्यकर्ता आने लगे। उनके गांव के एक सज्जन हमारे साथ आए हैं जो उन्होंने उन पर शिवराज जी की 5वीं बार जीतने पे गाना लिखा है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत सिंह चौहान, ग्राम भगवत सिंह चौहान। कौन सी कलाकार? मैंने कविता उनके जीवन पद्धति से बनाई, उन्हें शुरू से काम रहा है वो बनाई मैंने, और उनके जो अपने मध्य प्रदेश सुनाइए। देखना,
शिवराज जी चौहान, ये मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश की कहना है भैया मेरा, हर गरीब और मजदूर को, हर गरीब मजदूर को और उन्नत बना दिया, और मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया, और मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। और किस्मत मध्य प्रदेश की चमकी है दोस्तों, और किस्मत मध्य प्रदेश की चमकी है दोस्तों, अरे लहरा के आसमान में ये झंडा दिखा दिया, अरे लहरा के आसमान में झंडा दिखा दिया। देखना साहब, पांचवी बार नहीं कहता हूँ, ये गर्व के साथ कहता हूँ अपने, देखना। और हिमालय से, ए भैया, हिमालय से हम मध्य प्रदेश की जनता का ऐसा आशीर्वाद है भैया के लिए क्या। और हिमालय से ऊंचा हो और तेरा हौसला, अरे हिमालय से ऊंचा हो भैया तेरा हौसला, अरे आज तक न हुआ वो करके दिखा दिया। क्या दिखा दिया? पांचवी बार ये दिखा दिया। ओ, अरे मध्य प्रदेश को शिवराज ने जन्नत बना दिया, देखना। ओ, अरे उन्होंने लाडली बहना योजना लाई और घर घर में खुशियाँ छाई, लाडली बहना चलाई और घर घर में खुशियाँ छाई। अरे बहनों, क्या बात है, अरे बहनों के भैया आपने जलवा मचा दिया, अरे बहनों के भैया। जश्न की तस्वीरें, ये भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में अश्विनी वैष्णव देख रहे हैं, वीडी शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है भोपाल में, वहां पर आप देखिए जश्न की कैसी जबरदस्त तैयारी चल रही है। बीजेपी 136 सीटों के साथ वहां सरकार बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है अब तक के रुझानों के मुताबिक। ऐसे में जो बीजेपी का मुख्यालय है भोपाल में, वहां पर इन तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जश्न की तैयारी ना सिर्फ इन अलग अलग राज्यों की राजधानी में है, उनके इलाकों में है, बल्कि दिल्ली तक। जो खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हो सकता है, वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे आज शाम। और ये आप देखिए जो बीजेपी के वहां प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, किस तरीके से उनका स्वागत लोग करते हुए नजर आए। लोगों ने उन्हें इस तरीके से कुछ गोद में उठा लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं चेहरे पर विजय मुस्कान साफ तौर पर। शिवराज सिंह चौहान के एक फैन को अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सुन रहे थे अक्कू जी, उस इलाके की खास तौर पर बात करें जो शिवराज सिंह चौहान का अपना इलाका है, वहां से किस तरह की सूचनाएं आपको मिल रही हैं? मैंने खुद गया था मैं और देखा था मैंने वहाँ बुद्धि में, बुधनी और भोपाल के रास्ता जो 70-72 किलोमीटर का है, उसके जहाँ उसका इलाका शुरू हो जाता है वो पूरा डेवलप लगता ही। एक खबर दे दूं दर्शकों को, वसुंधरा राजे इस वक्त 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से खबर आ रही है, वसुंधरा राजे 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं। खीवसर से आरएलपी के बेनीवाल भी आगे हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की नेता। सुप्रिया जी, दरअसल एक सवाल मेरे जहन में है, ये जो मुकाबला हुआ विधानसभा का, इसमें एक तरफ मोदी जी प्रचार करते हुए नजर आए बीजेपी की तरफ से, आपकी तरफ से राहुल गांधी जी प्रचार करते हुए नजर आए। क्या यह माना जा सकता है कि राहुल गांधी जी की तुलना में मोदी जी की कही बातों पर जनता ने ज्यादा यकीन किया? नहीं, अब ये तो आप लोगों की लच्छेदार बातें और लच्छेदार हेडलाइंस हैं, तो ये आप देंगे, मैं तो नहीं दूंगी। मैं तो इनफैक्ट पलट कर ये पूछूंगी ना कि हर बार जीत का श्रेय मोदी जी को दिया जाएगा तो हार का किसको दिया जाएगा। अब तेलंगाना में भी वो गए थे प्रचार करने, 5 दिन रहे तेलंगाना में एंड के, मिजोरम जा नहीं पाए, वहां पे मना हो गया था। छत्तीसगढ़ फिर भी पलटेगा, अब आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने खूब प्रचार किया था, जहां पर वो हारेंगे अंततोगत्वा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लच्छेदार बातें, ये आप लोगों का काम है करना, उनको जीत का श्रेय देना भी आपका काम है, हार का ठीकरा उनके सर फोड़ते नहीं है। हमारे नेता को आप जीत का श्रेय भी नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन जनता जरूर देगी। नहीं, अगर आप जीत जाती इन चारों राज्यों में सुप्रिया जी, तो क्या आप राहुल गांधी को इसका क्रेडिट नहीं देती? हाँ बिल्कुल, हम अभी भी जीत रहे हैं तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तो हम राहुल गांधी जी को ही क्रेडिट देंगे, क्यों नहीं देंगे? अपने रीजनल लीडर्स को भी क्रेडिट देंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसी को घर बिठाने का काम हम लोगों ने नहीं किया, तो हम क्रेडिट सबको देंगे। आप लोग जो है वो क्रेडिट सिर्फ मोदी जी को देते हैं, हार का ठीक। अरे जनता ने क्रेडिट दिया है सुप्रिया जी, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता ने क्रेडिट दिया है, जनता ने, ये जनता वोट डालती है, नतीजे उसी के आधार पे आते हैं। ये ज्ञान, ये नहीं, इस तरह की भाषा मत प्रयोग करिए।
इस तरह की भाषा का प्रयोग प्लीज मुझसे मत करिए। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आती हूँ। मैंने यही तो कहा कि हार का क्रेडिट मोदी जी को नहीं जाएगा, जीत का आप लोग देंगे, अच्छी बात है। राहुल जी को जीत का क्रेडिट देने में भी आप लोग कतराते हैं, कोई बात नहीं, जनता भी तो क्रेडिट दे रही है ना राहुल जी को, जैसे हम जनादेश का वहां पर सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, आखिरी कमेंट। आप लोग के पेट में दर्द होता है? अरे जनादेश का सम्मान करिए सुप्रिया जी, इसमें पेट में किसी के दर्द नहीं हो रहा है, ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। आज तो नतीजों का दिन है। शिवम त्यागी जी हैं क्या हमारे साथ? गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, 3 राज्यों में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, कुछ इंतजार हम लोग करना चाहेंगे, लेकिन जैसा रुझान दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज एक बात और तय हो गई है, भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी कोई है तो वो व्यक्ति है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक तरफ है हिमालय की चोटी, दूसरी तरफ है कांग्रेस की नीयत खोटी, और इसीलिए उनका ये हश्र हो रहा है। और एक बड़ा संदेश और गया है, आप अगर सारे रुझान देखिए कि जोड़ने की राजनीति जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिसमें हमने कहा है सशक्तिकरण होगा 4 बड़ी जातियों का, महिला, युवा, गरीब और किसान, उसकी जीत हो रही है। और जो लोग जात के नाम पे बांट रहे थे, उनको करारा जवाब आज जनता ने दिया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। सुप्रिया श्रीने जी, जाति के नाम पर जो लोग बांट रहे थे उन्हें करारा जवाब मिला है। तो वो जवाब अभी जब हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, जो तेलंगाना जीते, वहां पर नहीं मिला है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि एक रिजल्ट को एक्सट्रैपोलेट करके भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दे होते हैं, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें होती दिख रही हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में। प्रो इनकम्बेंसी देखिएगा अभी छत्तीसगढ़ में होगी। एक रीजनल पार्टी को तेलंगाना में हराकर जीतना हमारे लिए अभी भी मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। वो बिगेस्ट हेडलाइन ऑफ दिस इलेक्शन है कि एक रीजनल पार्टी को साउथ में हमने हराया और वहां पर अपना झंडा गाड़ा, जबकि उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उनकी टीम भी दोनों तरफ से लगी हुई थी। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत सारे कारण होते हैं जीत और हार के, जिसमें से एक कारण इनकम्बेंसी भी होता है। लेकिन जातिगत जनगणना तो इस देश में होनी पड़ेगी। और मैं फिर से कहती हूँ, ये जातिगत जनगणना को या हमारी बात को ब्लेम कर रहे हैं, हाँ या ना में बता दें कि उसके खिलाफ है या उसके फेवर में। आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं? हाँ या ना में जवाब दे दें। दे नहीं पाएंगे। जवाब देंगे गौरव भाटिया जी? देखिए, एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और कांग्रेस पार्टी के नेता और जितने प्रवक्ता हैं उनकी यही हालत रहती है। उनको अपनी छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की हार दिखाई नहीं दे रही, और आपके पेट में दर्द हो गया ये बता रहे थे। मैं ये कहूंगा, कहा जाता है मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और चले हैं राजनीति का अखरोट तोड़ने। यही हालत है इनकी। आज के दिन महापर्व है लोकतंत्र का, कम से कम अच्छी बातें कर लीजिए, कम से कम जनता ने अपना जनादेश दिया है, उसका सम्मान कर लीजिए। अभी 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अखिलेश जी आप देखेंगे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे होंगे, कहेंगे ईवीएम खराब है। तेलंगाना की ईवीएम ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ईवीएम खराब है। ये इनका चरित्र है और ये जनता जान गई है। मैं आज सकारात्मक बात करना चाहूंगा। सकारात्मक बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि भारत को मजबूत कैसे बनाए, जनता का सशक्तिकरण कैसे हो, ये गरीब वर्ग कैसे मुख्य धारा से जुड़े, महिलाओं को उनका सम्मान कैसे मिले, इसकी चिंता करी है। और ये जो मोहर लगी है, ये करारा जवाब है। अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर है, 2024 में सोचिए क्या होगा। सुप्रिया श्रीने जी, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि दरअसल अभी तो पिक्चर बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर है। खैर, मेरा सवाल मध्य प्रदेश को लेकर आपसे है। सवाल मेरा यह है कि अगर मध्य प्रदेश में आप लोगों को जीत नहीं मिल पाई, वहां अगर आप लोग इस तरीके से पिछड़ रही हैं बहुत बड़े अंतर के साथ, वजह क्या हो सकती है? कुछ तो आप लोग सोच रही होंगी, कुछ आत्ममंथन किया होगा आपने। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भाषा है और ऐसी भाषा बोले अच्छा रहेगा। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की हार जो है, और वो हार तब्दील होती दिख रही है, मैं जनमत का सम्मान करती हूँ। यह हमारे लिए वाकई में चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इसलिए क्योंकि ऑन ग्राउंड जो फीडबैक था
वो बिल्कुल अलग था। और ऑन ग्राउंड जो जितने भी लोग वहां पर गए, चाहे आप जैसे पत्रकार, आप पता नहीं गए कि नहीं, लेकिन आपके नेटवर्क बिल्कुल गया सुप्रिया श्रीनेत जी, कई जिलों में गया हूं मैं। परिवर्तन चाहते हैं 18 साल के बाद। जी हाँ, तो 18 साल के बाद लोग चाह रहे थे कि परिवर्तन हो, वो परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखा। और मुझे लगता है वहां पर हमने शायद रॉन्गली रीड किया जो वर्डिक्ट, जो मूड था लोगों का, वहां पर शायद जो काम शिवराज चौहान जी ने महिलाओं के लिए किया था वो ज्यादा सशक्त रहा बनाम परिवर्तन के। और मुझे नहीं पता कि अभी वोटिंग पैटर्न आ गया है महिलाओं और पुरुषों में, मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल आई थिंक मध्य प्रदेश एक वर्डिक्ट है जिस पर हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और शायद अपनी रणनीति को आगे मध्य प्रदेश में बदलना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट ने काम किया, लाडली बहना वगैरह योजनाएं, उनका कारगर होना जरूर मध्य प्रदेश में साबित हुआ है। गौरव भाटिया जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आपने सुना हो सुप्रिया श्रीनेत जी को, बार बार वो ये कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी, उसका फायदा वहां बीजेपी को मिला है, यानी मोदी जी के प्रचार का बहुत फायदा नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता आज क्या कहते हैं, सच बताऊं तो ये मायने नहीं रखता है। मैं अपनी बारी में बोले, आज तो मैं समझता हूं थोड़ी मर्यादा बनी रहेगी। ये मायने नहीं रखता है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। आज ये मायने रखता है जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है, विकास की तरफ अग्रसर है। और अगर ये कहती हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का असर है, तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल है। भाई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 20 में 19 साल जनता की सेवा करी शिवराज सिंह चौहान जी ने और प्रो इनकम्बेंसी का आविष्कार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। क्या ये ऐतिहासिक नहीं है? ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी गई कि 19 साल हम लोगों ने जनता की सेवा करी और जनता पुनः मोहर लगा रही है। जो मां और बहनें हैं वो मालूम है आपको क्या कह रही है? मध्य प्रदेश की मां और बहनें कहती हैं, अरे शिवराज सिंह जी हैं, मेरी अस्मिता का ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की 6310 मां और बहनें जिनके साथ बलात्कार हुआ, वो कह रही हैं कांग्रेस पार्टी को ना देना, हमें कांग्रेस नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी अस्मिता का ध्यान नहीं रख सकते। ये फर्क है। हाँ, ठीक है गौरव जी, अब तो नतीजे आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर ये कि 3 राज्यों में उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। भोपाल में बीजेपी जश्न मना रही है। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सर, इस कैसा देख रहे कर लिया, उनसे बात कर ली पहली सर, उनसे बात कर ली, उनसे बात कर ली मैंने। 2 लाइन सर, प्लीज 2 लाइन सर, 1 लाइन कुछ तो बोलिए सर, उनसे बात कर ली सर। ये आ चुका है, लगभग स्टेबल हो चुका है परिणाम। ये सफलता कैसे हासिल हुई? ये सफलता भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश जो अभियान था, उसे जनता ने आशीर्वाद दिया कि 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बना, वह जनता ने आशीर्वाद दिया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति, प्रत्येक बूथ पर 51% वोट। आज मुझे गर्व है कि माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने 41 लाख से ऊपर कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से बैठा था और विकास और गरीब कल्याण के झंडे के साथ 51% के लगभग वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। ये संगठन की ताकत है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर, लाडली बहनाओं को कैसे धन्यवाद दें? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजना है, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना, ये हमारी ताकत थी। सभी योजनाओं के माध्यम से जनता ने इन्हें समर्थन और आशीर्वाद दिया। अब बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री कौन? ये तो ಉಲ್ಟಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ऑपरेशनल बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सवाल बड़ा यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं का बार बार यह कहना है कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स उनके पास है, मतलब उनके पास कई नेता हैं जो इस पद के काबिल हैं। अब हम आपको जरा राजस्थान लिए चलते हैं, वहां पर बीजेपी कैसे जश्न मना रही है, मदीहा की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के गुलाबी नगरी में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगी जरा कैमरे को पैन करके तस्वीर दिखाई जाए। ढोल नगाड़े नाच गाने और गुलाल, ये है कुछ अंदाज यहाँ बीजेपी कार्यालय में जश्न का। जरा देखिए इन लोगों से बोलते कैसे कैसे मनाएंगे आज जश्न। जोरदार है। कांग्रेस के कुशासन का अंत हो रहा है, युवाओं के साथ खिलाड़ किया, महिलाओं के साथ, और भारतीय जनता पार्टी गुलाल और तिलक। आज खुशी का माहौल है मैडम, आज बहुत बड़ा दिन है, बीजेपी जीती है, हमको बड़ी आस थी। फूल खिला है जोरों से और पीछा छूटा चोरों से। बहुत अच्छा दिन है आज, कांग्रेस के कुशासन का अंत हो गया है और एक अच्छी विकासशील सरकार का यहाँ देखिए ये कुछ माहौल है यहाँ पर बीजेपी कार्यालय जयपुर में और गुलाबी नगरी में। जश्न इतना जोरों से कि अभी नतीजे पूरे नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान है उसी के हिसाब से जश्न शुरू हो चुका है यहाँ पर। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मदीहा, काने विपी न्यूज़, जयपुर। तो रुझानों के मुताबिक सरकार बनती हुई दिख रही है। जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता है वो तो जश्न मनाएंगे ही, और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़े खूब बज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग दफ्तर हैं इन राज्यों में, वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन एक सवाल है प्रदीप जी, आपसे समझना चाहूंगा राजस्थान के संदर्भ में खासतौर पर, क्या वसुंधरा राजे को फिर से मौका मिल सकता है सीएम बनने का? देखिए मेरी व्यक्तिगत राय में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहा है पिछले 5 साल का, उसको देखते हुए नहीं, क्योंकि 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण ही बीजेपी हारी, और 18 में हारने के बाद से वो निष्क्रिय हो गई राजनीतिक रूप से। पार्टी संगठन में उन्होंने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। इसके ठीक उलट शिवराज सिंह चौहान एक दिन घर नहीं बैठे, हारने के बाद भी, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। बात होती रही कि उनको लेकर फटीग है, नाराजगी है, लेकिन वो लोगों के बीच में लगातार मौजूद रहे और पार्टी के हर कार्यक्रम में। शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं सीएम, वसुंधरा राजे नहीं बन सकती हैं। मेरा ये मानना है कि रमन सिंह बनेंगे, रमन सिंह नहीं बनेंगे। वहाँ कोई, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सीएम का चेहरा बदल सकता है राजस्थान में बीजेपी की तरफ से, और कहीं न कहीं नए चेहरे की जो तलाश थी वो मुझे लगता है कुछ जो है। और दया कुमारी जी का नाम आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है, कुछ विश्लेषण जब हो रहा था तब भी ये कहा है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि जो महिला वोटर्स हैं, महिलाओं की स्कीम्स है और महिलाओं पे जो तवज्जो बीजेपी ने खास कर दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ भी है। और वो काबिले तारीफ है। जरा मैं छत्तीसगढ़ पे सर बात करना चाहूंगा आप लोगों से। छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान अभी दिख रहे हैं, बीजेपी 49 पर आगे चल रही, कांग्रेस 39 पर, ऐसा कैसे हो गया? भूपेश बघेल तो कहा जा रहा था कि भाई जीतेंगे ही जीतेंगे। मैं भी ये मानता था कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन साथ में मैं बार बार ये भी कहता था कि भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए वहाँ चुनाव फंस भी सकता है। मैं बार बार ये कहता था कि दिल्ली में जो माहौल बनाया गया है भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदर्शन में, वो माहौल सही नहीं है। दूसरे, ये रेटिंग एजेंसियां जो हैं और सर्वे एजेंसियां हैं जो बताती हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उनको 50% मिल रहा है, 40% मिल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें मुंह के बल गिरी हैं। मध्य प्रदेश में भी गिरी हैं, छत्तीसगढ़ में भी गिरी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार वाले आरोप ने तो फिर डेंट किया ना भूपेश बघेल को, ये माना जाएगा। जब इतनी बड़ी ऐसी हार होती है तो हर मुद्दे ने उनको डेंट किया है। वही तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा, जब पोस्ट पोल सर्वे होगा तब समझ में आएगा कि लोगों ने किस मुद्दे पर प्रमुखता से वोट दिया, किस समुदाय ने किसको वोट दिया, गरीबों ने किसको वोट दिया, अमीरों ने किसको वोट दिया। किन मुद्दों ने डेंट किया भूपेश बघेल की ऐसी हार?
नहीं, वो भूपेश बघेल की योजनाएं बहुत अच्छी थी, उसका लागू ठीक से नहीं हुई, ये एक वजह रही है। योजनाएं अच्छी थी लेकिन लागू ठीक से नहीं है। दूसरा, महादेव ऐप वाला मामला भी था, मुझे लगता है आखिरी में वो डेंट उसमें सोने में सुहागे की तरीके से काम किया, उसने आखिर में नुकसान पहुंचाया। चीज ये, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पहले से सोच रही थी और रणनीति जो काम किया, क्योंकि अमित शाह जब दिवाली मिलन समारोह था वहां भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आप लोग जिस राज्य को कह रहे हो कि हमें नहीं मिलेगा, हम उसमें 100% श्योर। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार, छोटे में सर, ये जो बात कह रहे हैं इससे सहमत होते हुए मैं कह रहा हूँ, अगर वो महादेव ऐप वाला मसला नहीं होता, भूपेश बघेल तब भी चुनाव हार जाते। मतलब भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं रहा। फिर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन महादेव ऐप जो है ना उसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहा। लेकिन इन तीनों चुनावों में एक बात बड़ी जो हुई है वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेनरेशनल चेंज कर लिया है। अपनी जो पूरे तीनों बड़े दिग्गज थे उनको हटाकर एक नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोल दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर बात होगी कि अगले 10 साल 20 साल के लिए आपको लग रहा है कि तीनों बदल दिए जाएंगे? प्रदीप जी तो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का नंबर शायद रहेगा। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वसुंधरा जी और रमन सिंह तो नहीं बनेंगे, और शिवराज जी को भी पार्टी ने अपनी तरफ से तो आउट कर दिया, क्योंकि मैं इस चुनाव में 150 सीटें आज अभी इस समय दिखाई दे रही है। शिवराज जी को कभी इतनी सीट उनके लोकप्रिय रहते हुए भी नहीं मिली है, और इस बार शिवराज जी को अधिकृत तौर पर, ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। ये बात तो सच है। छत्तीसगढ़ पे सर मैं बात करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में क्या किसी को उम्मीद थी कि कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं, छत्तीसगढ़ में नुकसान का तो ये अंदाजा था कि पिछले चुनाव में जो वो जिस शिखर पे बैठे थे वो आंकड़ा तो नहीं आता, क्योंकि वो एक व्यवस्था विरोधी वोट तो जाना ही था, सीटें कम होनी थी। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से उस डेंट जो लग रहा था उसको जो भरपाई करने में, डैमेज कंट्रोल में देर हुई। जो उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया सिंहदेव को, बहुत बाद में बनाया, 2.5 साल बाद तय हुआ था कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, वो वादा नहीं पूरा। भीतरघात का नुकसान हुआ है, बागियों ने नुकसान पहुंचा दिया है। देर से जागे ये लोग। आता हूं दिमाग, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। सागर जिले में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, 8 की 8। इस जिले में जो विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, 8 की 8 सीटों पर बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कैसे प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक ऐसे वक्त में जबकि पिछले कई सालों से शासन में है बीजेपी, इसके बावजूद फिर से इतनी बड़ी जीत मिलनी, जाहिर तौर पर इसके तमाम मायने मतलब होंगे। और दिबांग, जो बार बार एक सवाल मैं आपके पास लाकर पूछ रहा हूं वो ये कि 2024 के लिए यहां से क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, एक तो बहुत साफ मैसेज जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा जो चला बहुत जोर से चला। एक और देखने वाली बात यह है कि इन राज्यों में तो मोदी जी ज़बरदस्त पास हुए, पर इन राज्यों में अगर आप बीजेपी की सीटें देखें, यानी इन राज्यों में कुल 65 सीटें हैं। मैं हिंदी पट्टी के राज्यों की बात कर रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये लोकसभा की सीटें 65 सीटें हैं, 65 में से 62 सीटें उनके पास पहले ही हैं। मतलब इससे ज़्यादा और बढ़ने की गुंजाइश है नहीं। आप 3 सीटें और ले सकते हैं अगर आप बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहें तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश, लेकिन उन्होंने इनको रिटेन किया। बात ये हो रही थी कि यहाँ पर उनकी सीटें क्या कम हो सकती हैं। जो बात कही राजस्थान में, बाकी राज्यों में, कि भाई कुछ सीटें ये सिटिंग एमपीज हार सकते हैं, इसलिए उनको उतारा भी गया। तो एक वो टेस्ट में बहुत अच्छी तरह पास हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। तेलंगाना थोड़ा उनके लिए अपसेट है। तेलंगाना में 4 सीटें वो पिछली बार जीती थी, और तेलंगाना के सहारे वो दक्षिण का रास्ता खोलना चाहती थी। 2 बड़े राज्य थे जिसमें 4 तेलंगाना में और 26 सीटें थी उनके पास कर्नाटक में। दोनों राज्य उनके पास नहीं है, वहाँ थोड़ा चिंता का सबब होगा ज़रूर, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी पास होती दिख रही है। दिमाग में दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं एक साथ नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है। चाय की चुस्की साथ साथ लेते हुए अब सवाल ये कि क्या सब कुछ साथ साथ मिलकर होगा? अंदर खाने भी अभी बहुत कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अब कुर्सी की लड़ाई तो जाहिर तौर पर नजर आ रही है इन तीनों ही राज्यों में जहां पर बीजेपी जीती है। अमूमन ऐसा होता नहीं है बीजेपी में, वहां पर जो क्षेत्रीय क्षत्रप रहे हैं पहले से उनका लगभग स्थिति स्पष्ट रहती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार यह क्लियर नहीं है। जीत मिल गई है, अब बनेगा कौन मुख्यमंत्री, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है सीएम के सवाल पर, आपको लग रहा है बीजेपी में ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में तय है कि मोदी जी ने तय कर दिया कि तीनों माइनस चेहरे और तीनों सरप्राइज चेहरे।
मोदी जी ने एक चीज जरूर किया इस विधानसभा चुनाव में, उन्होंने नया पैटर्न सेट किया है कि राजनीति में राजनीतिक विश्वसनीयता होना जरूरी है। और मुझे लगता है भूपेश बघेल की जो आप बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है वायदा खिलाफी। आदिवासियों का मुद्दा हो एक वायदा खिलाफी, टी सिंह देव वाला मुद्दा हो तो वायदा खिलाफी, और ताम्रध्वज साहू जी वाला को प्रोजेक्ट करने का मुद्दा हो वो वायदा खिलाफी। यानी राजनीति में विश्वास होना चाहिए और विश्वास की गारंटी इस बार स्थापित हुई है इन तीनों राज्यों। तो देखिए चेहरे की लड़ाई भी थी जाहिर तौर पर, भले कांग्रेस के नेता ना माने, एक तरफ राहुल गांधी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, तो मोदी की कई बातें जनता ने ज्यादा स्वीकार की है, तो कहा जाएगा इस चुनाव का एक संदेश लिया जाएगा। वो तो क्लियर ही है, काफ़ी देर से उस पर बात भी हो रही है। आप जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे उसमें जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि 12,000 रुपये एनुअल जो महिलाओं को, मैरिड वेमेन को, और 10,000 एनुअल जो लैंडलेस लेबरर्स को देने की बात भाजपा ने की थी, जबकि भाजपा का मैनिफेस्टो 4 दिन पहले आया था इलेक्शन से, और ऐसा माना जा रहा था कि लेट स्टार्टर्स हैं, लेकिन वो वेट कर रहे थे कि भूपेश बघेल क्या क्या देंगे, और जो बघेल साहब ने कहा उसके ऊपर भाजपा दे थोड़ा बढ़ा दिया गया। हाँ प्रदीप जी, कैश ट्रांसफर का कैसे असर होता है, मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये था कि किसी परिवार से पूछने गए, उनका 1800 रुपये आते हैं, 600 रुपये महिला के नाम से आते हैं अलग से, महिलाएं ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आता है। पूछा प्रधानमंत्री कौन है, कहा नहीं मालूम, मुख्यमंत्री कौन है, नहीं मालूम, पैसे कौन देता है, फूल से आता है। ये जो मैसेज पहुंचता है पार्टी के सिंबल का और ये कैश ट्रांसफ़र का, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और दूसरा जो अभी चित्र आप दिखा रहे थे, एक बात इस्टेब्लिश हुई इस चुनाव से कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये जो चर्चा चल रही थी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल का मुझे लगता है चंबल संभाग में फायदा भी हुआ है वहाँ पर पार्टी को, वहाँ पर अमूमन कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, लेकिन हाँ ये हो रहा था कि उनको जो है विद्रोही बागी मान लिया या गद्दार मान लिया और उसका नुकसान होगा बीजेपी को, उनके गढ़ में बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा हुआ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी को लाभ हुआ है। अच्छा, आपको क्या बड़े फैक्टर्स नजर आते हैं अगर बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज कर रही है इन तमाम राज्यों में? देखिए, एक तो ये है कि कांग्रेस को अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जब राहुल गांधी बात करते हैं कई चीज़ों की, पर वो कमलनाथ का जिनका बेस नहीं है कहीं, और ना कास्ट के बेसिस पे वो कहीं रेलेवेंट है, वो क्योंकि गांधी फैमिली के क्लोज हैं तो आपने उनको लीडर बना दिया, उनको पूरी पावर दे दी, वो जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बनाए, जिसको चाहे सेक्रेटरी बनाए, जैसे चाहे करें। तो ये बियॉन्ड पॉइंट ये चलता नहीं है पार्टी के अंदर। तो ये एक मेजर फैक्टर था मध्य प्रदेश में। राजस्थान में जो है वो अलग फैक्टर्स थे। राजस्थान का तो डिफीट निश्चित था कि कांग्रेस हारने वाली है, क्योंकि अशोक गहलोत ने लीडरशिप की कोई बात नहीं मानी। जिन जिन लोगों को कहा गया कि इनकी टिकट काटिए, वो सारी टिकट उन्होंने रिपीट करी। जो सर्वे हुआ था पार्टी की तरफ से अंदर से, पार्टी वहाँ मिलकर नहीं लड़ रही थी बल्कि आपस में लड़ रही थी। हाँ, मुख्तार नकवी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, एक मिनट। हाँ, आता हूँ। हाँ, सुल्तानों का सत्ता के संग्राम का एक घमासान दिखाई पड़ रहा था। कोई कह रहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे कांग्रेस ने ठगा नहीं, खुद उनके ही साथी कह रहे थे। तो खुद डायरेक्शन लेस थी। अरे आपका केवल एक डायरेक्शन अगर होगा कि आप नरेंद्र मोदी जी को कोसेंगे, नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, उनके बारे में अपशब्द दुष्प्रचार करेंगे, तो जनता इसे बिल्कुल नकारेगी भी और रिजेक्ट भी करेगी। कांग्रेस राजस्थान में कई दावे कर रही थी, लेकिन कांग्रेस क्या फैक्टर रहा राजस्थान? राजस्थान में भी मैं एक चीज़ में देख रहा हूँ, इनको या तो अपनी सोच में बदलें, चाहे कितना गठबंधन बना लें, क्योंकि कांग्रेस का तो हमेशा का एक इतिहास रहा है कि या तो परिवार को पावर नहीं, दूसरों के लिए परेशानी का टावर। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आज की तारीख में जो पार्टी कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। उसका एक ही कारण है कि उन नीतियों और नेतृत्व में पूरी तरह से कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन है। छत्तीसगढ़ में क्या फैक्टर? छत्तीसगढ़ में भी जो रिजल्ट अभी देखिए आने दीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, और उसका एक ही कारण है। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, उनका यह कहना था कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को कोसना कांग्रेस को महंगा पड़ गया। बीजेपी का जोश हाई है, जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। मदिहा पहुंची हैं तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, और कैसे वहां जश्न का माहौल है बीजेपी खेमे में, देखिए। दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पीएम मोदी
मोदी जी के लिए, पार्टी के लिए। जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, जग घूमिया तेरे जैसा न कोई। ये जयकारे कुश्ती मोदी के जयकारे राजस्थान जयपुर में बीजेपी दफ्तर में लग रहे हैं और जो राजस्थान में अभी तक के रुझान आए हैं उस हिसाब से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और उसी को देखते हुए यहाँ पर जश्न तेज हो गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। कैमरा पर्सन राजेंद्र के तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जश्न मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जीतू पटवारी के बारे में जानकारी मिल रही है कि 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राव से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतू पटवारी लगभग 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दिव्यांग, इसी से संबंधित कोई जानकारी देना चाह रहे थे आप? ये बता रहा था कि अगर आप छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो चुनाव आयोग के मुताबिक 50-38 हो गया है और इसमें मैं देख रहा था कि 2000 सीटों का आंकड़ा अगर आप देखें तो बीजेपी 8 ऐसी सीटों पर 2000 सीटों से कम है, जबकि कांग्रेस में आंकड़ा 12 है, यानी कांग्रेस 12 सीटों पर 2000 के मार्जिन से कम है, बीजेपी में आंकड़ा 8 है। चूंकि बीजेपी जीतती हुई पार्टी है, 50 पे पहुंची, मुझे लगता है ये आंकड़ा अब उठेगा कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस का आंकड़ा उठेगा, बीजेपी का आंकड़ा उठेगा, क्योंकि बीजेपी वहां पर कम सीटों में कम सीटें, मतलब बीजेपी की सरकार ही बनेगी ऐसा लग रहा है। सरकार ही बनेगी और आंकड़ा जो 50 है वो अब और आगे बढ़ेगा। अब देखिए ये जीत का लड्डू अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर सेलिब्रेशन का दौर लगातार जारी है। तमाम नेता वहां पर बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ वो जश्न मना रहे हैं। अब सरकार बनाने की जाहिर तौर पर तैयारी होगी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव। मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी की। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर उसको लेकर?